हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी बुक से अध्याय 11 जिसका नाम है क्षेत्रमिति, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेंसुरेशन। आज मैं इसका एक इंट्रोडक्शन बताऊंगा और इंट्रोडक्शन वीडियो देखना इसलिए जरूरी भी होता है क्योंकि इंट्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, वो सारे जो चीजें हम चैप्टर के अंदर करने वाले हैं ना, वो सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाती हैं और उसके बाद हमको एक बिल्कुल स्ट्रेट पता पड़ने लग जाता है कि हमको इस चैप्टर के अंदर करना क्या है और कौन कौन सी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर फेस करेंगे। ठीक है, तो हमें एक आइडिया लग जाता है, हम एक कह सकते हैं कि एक छोटा छोटा रूप पे हमें एक जानकारी हो जाती है कि हम इस चैप्टर में क्या करेंगे। तो चलिए आइए जल्द से जल्द इंट्रोडक्शन चालू करते हैं, बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं कि आने वाले चैप्टर्स के अंदर में कौन कौन सी चीजों पे ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन 3 टॉपिक पर। ये 3 टॉपिक का आपने नाम भी सुना होगा और आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी होगा। ये होता है परिमाप, ये होता है क्षेत्रफल और ये होता है आयतन। अब ये तीनों के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं, ये चीजें क्वेश्चन में कैसे समझें, उसकी हम बात करते हैं। देखिए, अगर हम परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप जो होता है वो क्या होता है, मान के चलिए ये आपका एक आकृति है ना, आपकी एक आकृति दी हुई, वो आकृति कुछ भी हो सकती है ना। जैसे मान के चलिए ये आपको एक आकृति दी हुई है। अब ये आकृति में क्या हो गया, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये यहां पर इसके नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो आकृति जब हम परिमाप निकालते हैं तो अगर जैसे हम आयत का परिमाप निकालें, जैसे ये आयत है तो आयत का अगर हम परिमाप निकालेंगे तो उसमें ये वाली और ये वाली एक होगी और ये वाली साइड क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, बराबर होती है। तो परिमाप निकालते हैं तो क्या होता है, इन जो बाहर की साइड हैं वो a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, अगर हम a और a को जोड़ लें तो कितना होता है 2a और b को जोड़ लें तो 2b। तो a को 2 को कॉमन निकाल लो तो a प्लस बी। परिमाप हम ऐसे निकालते हैं, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में कैसे पता करें कि क्वेश्चन में परिमाप का मतलब क्वेश्चन कैसे आएगा, तो ध्यान रखिएगा, परिमाप से अगर क्वेश्चन आता है तो अगर आपका कोई खेत हो, अगर आपका कोई प्लॉट हो जिसके चारों तरफ बाउंड्री बनाना हो, अगर उस तरह के क्वेश्चन आए तो समझ लीजिए कि यहां पर किसकी बात हो रही है, वो परिमाप निकालने की बात हो रही है। तो परिमाप सभी का निकाला जाता है, आयत हो, वर्ग हो, वृत्त क्षेत्र हो, सभी का, या त्रिकोण हो, मतलब त्रिभुज हो, सबका परिमाप निकालना आता है। उसके बाद आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालते हैं उस फील्ड के अंदर का। ये अंदर की जब हम बात करते हैं तो ये निकलता है क्षेत्रफल। ठीक है, आपकी खेत की आकृति कुछ भी हो, अगर हमें उसका अंदर का एरिया निकालना है तो वो होता है क्या, उसका क्षेत्रफल, एरिया। ठीक है, वो होता है उसका एरिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं काय की, अगर हम बात करते हैं आयतन की, तो आयतन का मतलब होता है जैसे मान के चलिए हम लोग एक तरह से इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है किस चीज की, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, और आयतन ज्यादातर किस चीज में लगता है, आयतन लगता है उन चीजों में जो हमारी आकृति कौन सी हो, त्रिविमीय आकृति हो, है ना। त्रिविमीय आकृतियों में ज्यादातर आयतन का यूज होता है। आयतन का मतलब यह होता है कि उसके अंदर वो चीज कितनी आएगी और कितनी, मतलब कह सकते हैं कि उसकी कैपेसिटी जिसको हम कह सकते हैं, वो एक तरह से हम लोग आयतन के इसमें लाएंगे। ठीक है, तो जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे, जब हम इनके अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे तो हमको आप आयतन निकालना आएगा कि इसका आयतन निकालो, इसका आयतन निकालो, इसका मतलब जितने भी हमने 3D शेप्स किए थे, जितने भी हमने त्रिविमीय आकृतियां करी थी, तो उन सब के अंदर इनका आयतन निकालना भी आएगा। तो एक छोटे तौर पे मैंने इनको समझाया है, फिर जब इनके क्वेश्चंस करेंगे तब हम इनकी तरफ जाएंगे। आगे आते हैं, आगे यहां पर दिया हुआ है, हमें कुछ यहां पर मैच करना है। जैसे यहां पर दिया है, सबसे पहले जो आरेख दिया है, यह आरेख काय का है, यह आरेख है आयत का। अब जैसे ये आयत का, यहां पर यह होती है इसकी लंबाई और यह होती है इसकी चौड़ाई, है ना। तो यहां पर जो इसकी जो लंबाई दी है, लंबाई गुणा चौड़ाई, जो अभी बताई गई है काय से, b इंटू एच से। ठीक है, अभी तो हम यहां पे कर देते हैं
जैसे ये हो गया इसकी ब्रेथ और ये हो गई इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई, ये हो गया इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। अगर मैं वर्ग के क्षेत्रफल की बात करूं तो वर्ग की भुजाओं को हम लोग बताते हैं ए से, तो इसकी सारी भुजाएं ए होती हैं, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, ठीक है। ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। ए इंटू ए क्यों होता है, ए इंटू ए इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई भी क्या होती है, ए ही होती है, तो ए इंटू ए हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम त्रिभुज की बात करें, यह वर्ग, त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में अगर मैं एक यहां पर उसको लाइन खींचता हूं तो यहां पर अगर उसकी जो हाइट है, अगर इसको मैं प्रेजेंट करता हूं एच से, ठीक है, तो त्रिभुज की ये हो जाएगा इसका बेस। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की बात में करूं, समांतर चतुर्भुज की बात करूं तो समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ये हमारा क्या हो गया, ये हो गई ए और ये हो गया बी, ठीक है, ए और बी, ये समांतर चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल ये रहा। वृत्त की बात करूं तो वृत्त ये रहा और वृत्त का क्षेत्रफल होता है, जैसे ये त्रिज्या है तो यहां से बी से डिनोट कर रहे हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मतलब ये हमें यहां पर मैच करना थे, ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, ये आपका मैच द कॉलम में भी आ सकता है, चाहे ये सही गलत पे भी आपसे पूछ सकते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन ये जरूर बनते हैं। आगे आते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है आगे। अब देखिए यहां पर दिया है बहुभुज का क्षेत्रफल। अब अगर आपको कोई भी बहुभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो बहुभुज तो भाई ऐसा होता है, ये बहुभुज है, ए बी सी डी, ये पूरा बहुभुज दिया हुआ है, लेकिन आपको बहुभुज के अंदर कुछ ऐसी आकृतियां भी अलग अलग दिख रही होंगी, है ना। जैसे दिया हुआ है कि ए बी सी डी ई को 3 भागों में बांटा गया है, तो इसलिए ए बी सी डी का क्षेत्रफल, अगर पूरे का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले ए बी सी ये वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल प्लस ये वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल प्लस ये वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल, मतलब इसके अंदर जो 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन कौन से ट्रायंगल, मैं यहां पे बात करूं तो सबसे पहला ट्रायंगल ए बी सी, तो ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकालो। फिर उसके बाद कौन से ट्रायंगल का, एडीसी, ये रहा ए डी और ये सी, ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो। फिर उसके बाद ट्रायंगल का एरिया निकालना है कौन से का, उसके बाद निकालो ट्रायंगल ऑफ एईडी का। ये अलग अलग ट्रायंगल का एरिया निकालने के बाद अगर हम इन ट्रायंगलों को प्लस कर देते हैं तो ये पूरे बहुभुज का क्या निकल जाता है, एरिया निकल जाता है। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें कि ये जो पंचभुज दिया हुआ है ए बी सी डी ई को 4 भागों में बांटा गया है, तो ए बी सी डी ई, तो आपको इसके अंदर क्या क्या दिख रहा है, आपको इसके अंदर त्रिभुज भी दिख रहा है, आपको इसके अंदर चतुर्भुज भी दिख रहा है। तो हम लोग सबके आकृतियों का क्षेत्रफल निकालकर सबको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और प्लस कर देंगे तो यहां पर उसका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। जैसे त्रिभुज ए बी एफ का क्षेत्रफल, फिर उसके बाद बी सी एफ जी का क्षेत्रफल, है ना, फिर उसके बाद जी डी ई का क्षेत्रफल, जी डी सी का क्षेत्रफल, फिर ये त्रिभुज इसका क्षेत्रफल। जैसा कि आपको दिया हुआ है समकोण त्रिभुज ए एफ बी का क्षेत्रफल, समलंब इसका क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज इसका क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल, इन सबको क्षेत्रफल को निकालकर मुझे क्या कर देना है, सबको प्लस कर देना है और यहां पर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है क्षेत्रफल में क्या क्या मतलब फॉर्मूले होते हैं, सूत्र क्या होते हैं उनके, जो कि हम अभी आगे बताएंगे। आप उन पे जाइएगा तो आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे आते हैं, देखते हैं। अब यहां पर जैसा कि इसके पहले वाले चैप्टर में हमने किया था, जो हमने ठोस आकारों का चित्रण जो चैप्टर किया था, इसके पहले वाला जो चैप्टर था, जिस चैप्टर 10 था, उसके अंदर भी हमने इन आकृतियों के बारे में पढ़ा है और मैंने उसको काफी अच्छे से डिफाइन भी किया था कि भाई एक घनाभ होता है तो उसके अंदर कितने शीर्ष होते हैं, कितने फलक होते हैं और कितनी किनारे होते हैं। तो मान के चलिए जैसे ये दिया हुआ है
2 3 4 5 6 7 और एक यहां पर भी दिया है 8। ठीक है, तो कुल कितने होते हैं फलक? 8 हो जाते हैं। वो वर्टेक्स जिसको हम कहते हैं शीर्ष, 8 हो जाते हैं। फलक कितने होते हैं? फलक अगर आप गिनते हैं तो यहां पर एक फलक ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 5 6 फलक हो जाते हैं। और किनारे गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे यहां पर इसके किनारे भी बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे समझें, एक बार बता देता हूं, बताने में कुछ नहीं जाता है, सारी चीजें बस क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारा एक घन मान लो। ठीक है, तो इसके अंदर जो फलक बनते हैं वो एक पीछे का 2 3 4 5 6 है ना, ऐसे फलक बन जाते हैं, है ना। और यहां पर अगर हम फलक को गिने तो एक फलक ये रहा, ठीक है, एक फलक ये रहा, दूसरा फलक ये रहा, तीसरा फलक ये रहा, चौथा फलक ये रहा, पांचवा फलक ये, और इसके पीछे वाला 6 फलक हो गए। और अगर मैं किनारों को गिनूं तो किनारे भी बहुत आसान है गिनना, दूसरे कलर से बताता हूं। किनारे मतलब कोने, जैसे ए से लेके बी तक एक कोना है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, तो कितने हो गए? 12 किनारे हो गए। ठीक है, 12 किनारे हो गए। वैसे ही बेलन दिया हुआ है, तो बेलन के ऊपर ये दोनों क्या होते हैं? गोले होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? ये दोनों मतलब एक तरह से देखा जाए तो अंदर भी एक क्या बनता है? एक चतुर्भुज बनता है। ठीक है ना। वैसे ही आपका ये घनाभ है, घनाभ के अंदर भी सारी जो चीजें रहेंगी वो सेम रहेंगी। और ये जो पिरामिड है, पिरामिड भी हमारा कुछ इस तरह से ही रहता है। ठीक है, पिरामिड क्या होता है? तो ये सारी चीजें हमको यहां पर इसके पिछले चैप्टर में भी बताया था। और यहां पर वही चीजें इसके अंदर भी अगर मैं बात करूं तो ये त्रिकोणीय हो सकता है, या आयताकार पिरामिड भी हो सकता है, वर्ग पिरामिड भी हो सकता है, अलग अलग तरह के पिरामिड। और ये शंकु, तो शंकु का भी ये क्या होता है? यहां पर ये कोन जैसा होता है और नीचे भी इसका जो होता है ये एक वक्र होता है। तो इसके लिए भी क्या फॉर्मूला होगा ये हम देखेंगे और आगे यहां पर इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये हम लोगों ने अपने पुराने चैप्टर के अंदर पढ़ के रखी हुई हैं। आगे आते हैं। आगे दिया हुआ है कि ठोस आकार, है ना। अब यहां पर जो आकार दिया हुआ है मतलब क्या है कि जैसे मैंने यहां पर एक आकृति बनाई थी, क्या बनाई थी? एक घनाभ की आकृति बनाई थी। तो इस घनाभ की आकृति में ये सारे घनाभ के पुर्जे हैं। अगर उन पुर्जों को मैं अलग कर दूं, जैसे ऊपर का है, ये ऊपर का मैंने अलग कर दिया, ये ऊपर का है, ठीक है। और ये साइड का, ये साइड का, ये साइड का अलग कर दिया, ये इस साइड का है, ये एक साइड का है, और ये एक साइड का है, ये एक साइड का है। इनका कहने का मतलब ये है कि सभी 6 फलक आयताकार और सम्मुख फलक सर्वांगसम होती है। मतलब सभी आयताकार होती है और सम्मुख फलक मतलब ये फलक और ये फलक सम्मुख फलक है, तो ये क्या होती है? सर्वांगसम होती है। सर्वांगसम का मतलब क्या होती है? मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ग्रेंट होना, ठीक है ना। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर मतलब इसके कॉन्ग्रेंट है, और ये इसके कॉन्ग्रेंट है। मतलब क्या होती है? सभी सर्वांगसम फलकों के 3 युग्म होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहां पर घनाकार डब्बे के बारे में बात करी, जिसको बहुत अच्छे से यहां पर डिस्क्राइब किया हुआ है कि सभी 6 फलक आयताकार और सम्मुख फलक के सर्वांगसम है, इसलिए घनाभों में सर्वांगसम फलकों के 3 युग्म होते हैं, ठीक है ना। तो ये काफी अच्छे से हम लोगों ने समझा। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। सेम उसी तरह से यहां पे हमें घन भी दिया हुआ है, तो घन की भी क्या होती है? ये वाले पार्ट को इनने अलग बताया है और इसके पीछे वाले पार्ट को अलग। तो ये इसके सम्मुख है, ये इसके सम्मुख है और ये इसके सम्मुख है। तो सभी 6 फलक वर्गाकार है और सर्वांगसम है। तो आपने देखा होगा सारी फलकें वर्गाकार है और सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब कॉन्ग्रेंट होना, ठीक है ना। ये यहां पर है। आगे क्या दिया हुआ है? सेम उसके अंदर ये क्या है? एक वक्र पृष्ठ और 2 वृत्ताकार
फलक जो सर्वांग सम है, मतलब ये वाला फल, ये वाला और ये वाला क्या है, सर्वांग सम है, ठीक है। और ये वृक्क पृष्ठ है ये, और वृत्ताकार आकार एक शीर्ष सर्वांग सम होते हैं, मतलब शीर्ष ये इसके क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो इसके अंदर ये काफी अच्छे चीजें से डिस्क्राइब की हुई है। मतलब अगर मैं एक बेलन बनाऊंगा तो ये बेलन इस तरह से बनेगा, ये, ठीक है। तो ये बेलन होता है, और उसके बाद अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये इस तरह से बन जाएगा, और ये इसकी आकृति में ये दोनों क्या होती हैं, ये दोनों सर्वांग सम होती हैं आपस में, ठीक है। आगे आते हैं। अब देखिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये फॉर्मूला है, यहां पर आपको एक घनाभ दिया हुआ है, अगर इस घनाभ को मैं खोल दूं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर इसको मैं मान लूं हाइट h, और अगर घन का जो मतलब अगर आयत का जो क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, और ऐसे ही लंबाई गुणा चौड़ाई, अगर मैं आपस में इनको, जैसे लंबाई गुणा चौड़ाई, आपस में मैं इनको, ये इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई है, तो ये जितने भी आपको क्षेत्रफल 1, क्षेत्रफल 2, क्षेत्रफल 3, 4, 5, ये जितने भी दिए हुए हैं, तो अगर मैं इन सबको प्लस कर दूं तो क्षेत्रफल 1, क्षेत्रफल 2, क्षेत्रफल 3, क्षेत्रफल 4, क्षेत्रफल 5 और क्षेत्रफल 6 सबको मैं प्लस करूं तो सभी आपस में दो दो के जोड़े में बन रहे हैं। तो मैं दो को अगर कॉमन निकाल लूं तो ये इस तरह से बन के आएगा। तो इसको हम कहते हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको भी हम लोग, इस फॉर्मूले को भी हम लोग, खैर ये फॉर्मूला तो याद नहीं रखना है, हमें ये वाला फॉर्मूला मेन याद रखना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है, ठीक है ना, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, आगे वही है एल भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो एल भुजा वाले, अब इसके अंदर भुजा कितनी है, 1 2 3 4 5 6 फलक है, और भुजा कितनी है, 1 एल, तो कितना हो जाएगा 6l स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर फलक कितने थे, 6, 1 2 3 4 5 6, और लंबाई इंटू चौड़ाई एक ही है तो l स्क्वायर, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6l स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया किसका, ये हो गया आपका घन का। आगे आते हैं, आगे दिया है बेलन का। अब देखो बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, वो ये होता है। अब ये आया कैसे, मैं बताता हूं। देखिए सबसे पहले एक बेलन है, उस बेलन को आप क्या करो, ये बेलन है, अब बेलन को, ये तो वृत्त है ऊपर, ये वृत्त है और ये भी वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और यहां पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये पृष्ठ है। अगर इस पृष्ठ की बात करूं तो अगर मैं इस बेलन को बीच में से काट दूं, देखो बेलन की होती है परिधि, परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2 पाई आर, और ये बेलन की जो हाइट है वो होती है h, ये होती है बेलन की परिधि, ठीक है। बेलन की क्या होती है, ये परिधि। तो यहां पर अगर मैं इस बेलन को बीच में से काट दूं तो ये बेलन कुछ इस तरह से हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, बता देता हूं आपको, ये बेलन कुछ इस तरह से खुल के बन हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा ना, वो निकलेगा 2 पाई आर एच। तो अगर मैं सबको प्लस कर दूं, इसको इसके साथ प्लस कर दूं, तो इन सबको प्लस करने पे मेरा जो आंसर निकल के आएगा वो निकलेगा 2 पाई आर देन आर प्लस एच। तो यहां पर जो बेलन है, वो बेलन का वक्र पृष्ठ कैसे निकाला है, यहां पर वो हमने बताया है। और फॉर्मूले क्या क्या होते हैं आप लोग अपने बिल्कुल माइंड में बिठाना, क्योंकि ध्यान रखना ये चैप्टर तो बहुत इजी है, बट अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो बात वही हो जाएगी, बंदूक तो है पर गोली नहीं है। क्यों, क्योंकि खाली बंदूक रख के करेंगे भी क्या। वैसे ही फॉर्मूले हमारे लिए होती हैं बुलेट्स, और अगर वो होंगी तो ही हम लोग आगे कर सकते हैं, नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। आगे आते हैं, आगे दिया है घन, घनाभ और बेलन का आयतन। जैसा कि मैंने बताया था, आयतन को कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां दिया है घन का आयतन, घनाभ का आयतन, ये रहा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई।
ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जिसको हम कहते हैं L इंटू बी इंटू एच, ठीक है ना। वैसे ही घन का आयतन, घन में तीनों ही भुजाएं क्या होती हैं, एक ही होती हैं, तो यहां हो जाएगा L क्यूब। घन के लिए तो सारी चीजें, घन के लिए तो सब चीजें क्या है, सब बहुत इजी हैं, ठीक है ना। आगे आते हैं, वैसे ही निकलेगा बेलन, घनाभ का बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन क्या निकालने के लिए क्या होगा, देखिए बेलन का आयतन निकालना है तो बेलन का आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आधार का क्षेत्रफल और बेलन की ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यह आधार है ना, यह आधार है, और आधार के बाद क्षेत्रफल और उसके बाद ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, अगर इसमें हम लोग जोड़ दें, वो गुणा कर दें, तो ये क्या निकल जाता है, बेलन का आयतन निकल जाता है, ठीक है। तो ये बेलन के आयतन निकालने का फॉर्मूला है, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि आपको अगर आयतन निकालने को आया, अगर आपको वक्र प्रस्थ निकालने को आया, आपको अगर उसका क्षेत्रफल निकालने को आया, तो आप लोग कैसे निकालोगे, परिमाप कैसे निकालोगे, इन सब चीजों के बारे में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, तभी ये यहां पर निकल सकता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, आगे अब यहां पर हमें कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, उन फॉर्मूले को हमको ध्यान में रखना है। जैसे समलंब का क्षेत्रफल, तो समलंब मान के चलिए ये एक त्रिभुज, ये एक चतुर्भुज होता है, जिसको कहते हैं समलंब चतुर्भुज। ये होता है समलंब चतुर्भुज, ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी, और ये होता है डी। तो इसकी जो सामने सामने की जो भुजाएं होती है ना, उनका योगफल, मतलब 1/2 गुणा में ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस डी सी प्लस गुणा में एच। ये जो हाइट है ना, ये होता है इसका समलंब का क्षेत्रफल। क्या दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज की लंबाइयों का योग का आधार, उनके बीच की दूरी, लंबवत दूरी, यह कहलाता है आपका समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई के योग का आधा। देखो, योग का आधा गुणा में उनके बीच की लंबवत दूरी, यह हो गया। उसके बाद समचतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्णों के गुणनफल का आधा। जैसे विकर्ण है, जैसे ये है आपका समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज के लिए जो भी सम मतलब क्या होता है, समचतुर्भुज में जैसे मान के चलिए ये विकर्ण है, ये आपका समचतुर्भुज मान के चलिए ये विकर्ण है, तो इसको मान लीजिए आप D1, इसको मान लो D2। तो क्या है, विकर्णों के गुणनफल, विकर्णों के गुणनफल का आधा, विकर्णों के गुणनफल का आधा, तो D1 इंटू D2 अपॉन 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूले बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। आगे दिया हुआ है एक ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि हम लोग ये ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि मैंने आपको यहां पर पहले भी बताए थे। यहां पर मैंने क्या करा है, एक बार फिर से फॉर्मूले के रूप में आपको लिख के बता दिए हैं कि भाई क्या क्या फॉर्मूले हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं और कितने फॉर्मूले की यहां पर हमें जरूरत होने वाली है। आगे आते हैं, यह दिया है किसी ठोस द्वारा घिरी हुई जगह की मात्रा इसका आयतन कहलाती है। तो देखो, किसी ठोस द्वारा घिरी हुई जगह की मात्रा का आयतन, उसका आयतन कहलाती है। जैसे घनाभ का आयतन, घन का आयतन और बेलन का आयतन। किसी ठोस द्वारा घेरी हुई जगह की मात्रा, उसका आयतन कहलाती है। तो यहां पर उस तीनों का आयतन का सूत्र दिया हुआ है, और आयतन के बाद यहां पर कुछ यूनिट्स दी हुई हैं जिनको हमको ध्यान रखना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इजिकल्स टू 1 ml, 1 लीटर इजिकल्स टू 1000 सेंटीमीटर। इस तरह से यहां पर ये तीनों यूनिट्स दी हुई हैं, और इस तरह से हमारा एक ये जो अध्याय 11 है क्षेत्रमिति का एक इंट्रोडक्शन पूरा होता है। जो जो इसके अंदर होने वाला है और जो एक्सरसाइज के अंदर हम लोग करने वाले हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। बस आपको करना क्या है, अपने फॉर्मूले को याद रखना है, और फॉर्मूले को याद रखने के बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और मेरा जो आने वाला वीडियो रहेगा वो 11.1 से हम लोग चालू करेंगे। तो बस बने रहिए हमारे साथ। बने कैसे रहना है, बस छोटी छोटी स्टेप्स का फॉलो करना है। आप लोग हमारे वीडियो को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। करना क्या है, आप लोग गूगल पे मैग्नेट ब्रेन्स को टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद आप लोग पहुंच जाएंगे यहां पर, क्योंकि यहां जो हम लिखते हैं वो करके भी दिखाते हैं। जी हां, 100% एजुकेशन प्लेटफॉर्म है ये। यहां पर आपको किसी भी वीडियो के लिए
किसी भी मटेरियल के लिए कोई चार्ज नहीं देना है, आपको केवल अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना है। यहां पर आपको हिंदी मीडियम का जितने भी क्लासेस हैं आपको देखने को मिलेंगी। जब आप क्लास 8 पे क्लिक करेंगे तो आप लोग पहुंच जाएंगे यहां पर क्लास 8 में जितने भी हिंदी मीडियम के टीचर हैं सारे सब्जेक्ट वाइज आपको देखने को मिलेंगे। जब आप मैथ्स पे क्लिक करेंगे तो आप मैथ्स की एक पर्टिकुलरली विंडो पर पहुंच जाएंगे। यहां पर मैथ्स में जितने भी पाठ्यक्रम में पढ़ाए वो सारे आपको एक अच्छे क्रम में जमे हुए मिलेंगे। आप कोई भी सब्जेक्ट में ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मैथ्स में जब आपको कोई सा भी मतलब अध्याय पढ़ना है आप उसको लीजिए, क्लिक करिए और एक बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ अपने वीडियो को एंजॉय करिए और अपनी पढ़ाई करिए कुछ इस तरह से। यहां पर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी में एक बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो देखने को मिलेंगे, बट आपको अपनी पढ़ाई भी करना है और आपको हमारे वीडियो को भी देखना है। बट बने का रहना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहनों, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।